जीवन में उतारना है और फिर जाकर के अपने अड़ोसी पड़ोसी गांव ढाणी दूर दराज तक जाकर के सिखाना भी है। आज के इस कार्यक्रम की जो मुख्य धुरी है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, आदरणीयों परम श्रद्धेयों, मैं कई बार कहता हूं भारत रत्न तो है ही है और विश्व रत्न कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के उदारक बाबा साहेब के इर्द गिर्द ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं वक्त बेवक्त हर जगह जा करके कहा करता हूं कि हम सभी सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत जाने जाते हैं। ये संविधान, जैसा कि अभी वडेरा साहब भी कह रहे थे कि कुछ लोगों ने वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, इसलिए वो वहां के वहां रह गए, और जिन लोगों ने संविधान को जाना समझा और इसकी चीजों को अमल किया वह आज जज बन करके हमारे ऊपर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा, भारतीय संविधान की कोई भी पुस्तिका खरीदोगे तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है प्रीएम्बल्स, प्रस्तावना। और मैं पिछली बार भी यहीं पर कह के गया था और आज पुणे में यह आशा और उम्मीद करूंगा विशेषकर पढ़े लिखे वर्ग से, नौकरी पेशा कर्मचारी अधिकारी वर्ग से और आने वाली पीढ़ी से कि हम सभी को कम से कम भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो कंठस्थ होनी ही चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए? पूरे संविधान का सार सिर्फ और सिर्फ इस प्रस्तावना के अंदर है, और आप चाहें तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर सकते हैं इस प्रस्तावना, मात्र एक प्रस्तावना से ही। किस प्रकार? जरा सभी इस प्रस्तावना के एक एक शब्द को सुनना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, न किसी हिंदू को, न मुस्लिम को, न सिख को, न ईसाई को, न जिसे हम अभी जो कह रहे थे शूद्र वर्ग, भील, भंगी, हरिजन, सांसी, साकिया, जटिया, रबारी, रेगर, कोड़ी, कड़वी, तेली, तमोली, उन सभी के लिए नहीं कह रहा है। ये संविधान कह रहा है कि भारत के समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के। अब जरा चिंतन करिएगा, क्या हमको आर्थिक न्याय मिल रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, भारत के हालात कह रहे हैं। अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। क्यों? इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। दूसरा आता राजनीतिक न्याय। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि एक आदमी एक बार राजनीतिक फायदा उठा करके और कहे कि आजा अब तेरी बारी है? ऐसा हुआ क्या? जिसको भी राजनीतिक खुशी चिपक मिलती है वो उसको ऐसा चिपक जाता है, फेविकोल का बेजोड़ गठबंधन बना लेता है उस खुशी से, और जीते जी उसको छोड़ने की उसे मन में नहीं होती। क्या सभी को राजनीतिक न्याय मिल रहा है? और दूसरी तरफ हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। संविधान तो कहता है कि सामाजिक न्याय दे, और दे कौन? सरकार है। ये सारा संविधान को क्रियान्वित कौन करेगा? सरकार है। इसके बारे में बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत में खोट हो तो संविधान खराब साबित होगा। वह संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों नहीं हो, उनको संचालित और लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ हो तो संविधान सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। इससे आगे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे बीच में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से खड़ा हुआ इस कार्यक्रम में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा साथ और सहयोग दे रहा। मैं चाह रहा हूं जोरदार उनके लिए भी तालियां तो बजाएं कि कानून व्यवस्था बनाए रखें। ये हमको बोलने का अधिकार कब मिला? क्या 26 जनवरी 1950 से ही मिल गया था, या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे छोटे छोटे कैंपेनिंग करके, छोटे छोटे प्रोग्राम कर करके हमको जगाया, सोए हुए को जगाया, तब जाकर के थोड़े बहुत बोलने लगे? वो भी थोड़े बहुत। और जब थोड़े बहुत बोलते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते हैं। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं। यही अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम हो और यहीं पर इसी मंच पर बैठे हुए लोगों द्वारा मेरे ऊपर ही जाकर के शिकायत की जाए, और अगले कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे 1 घंटा 25 मिनट का जो वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले जाकर के उसकी पूरी छानबीन की जाए और उसमें तनिक मात्र भी कहीं गलती नहीं मिले, और मैं और जोश और जुनून के साथ इसी प्रकार बोलता रहता हूँ। क्या हमको ये आजादियां मिली हुई है? और वे कौन लोग हैं जिनको हमारी बातें अखर रही है, चुप रही है, और चुप क्यों रही है? ये बातें हम चिंतन करने के लिए कार्यक्रम है। सिर्फ अच्छा बोला कोई और उसके ऊपर तालियां बजा करके तीसरी करने के लिए कार्यक्रम नहीं है। उसके आगे कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रीम्बल्स कहती है, प्रस्तावना कहती है। फिर वे कौन लोग हैं जो इस संविधान की प्रतियां जला करके इस संविधान को नष्ट नाबूद करने के जो नाकाम प्रयास कर रहे हैं? क्या कभी सोचा? नहीं सोचा हम लोगों ने। इसलिए इस प्रकार की जयंतियों का आयोजन करने पड़ रहे हैं। और इसी जयंती के लिए यही कि आपके इस आयोजन कमेटी का भी मैं जोरदार दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले डेढ़ महीने से निरंतर प्रयास कर रहे थे कि सर कुछ भी हो, प्लीज हमें समय देना। ये उन लोगों के अंदर कुछ जागरूकता है, इसलिए उन्होंने इतना ज्यादा अनन्य विनय किया। और मैं ये बातें कहकर के आपसे इतना साबित नहीं करना चाहता हूं कि शायद मैं कोई बड़ा आदमी हूं। मैं धरातल से जुड़ा हुआ आम आदमी और आम कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं। और अभी इसी वक्त लगातार फोन भी आ रहे। मैंने यहाँ स्वारी जी को थोड़ा इशारा दिया था कि और फोन कर रहे हैं। इधर गुमान का तलाव वाले नाराज हो रहे हैं, उधर गोर का तलाव वाला ने कहा कि गढ़वीर साहब और एक्सीएन साहब जयराम जी आगे उनकी गाड़ी में आप यहाँ आना। और इधर अभी पास में आपके एक रोहिड़ा नाटी करके गांव है, वहां भी आए चलो। वो कह रहे हैं कि सब कुछ नहीं, अब सब 2 मिनट खड़े होकर के चले जाना। और खुडानी में कार्यक्रम है, मैंने उनको टाइम दिया है, बाकी जगह मैंने समय नहीं दिया है। ये बातें हमको क्यों समझनी है, मैं उसी पे वापिस आऊंगा कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं हमेशा जाकर के कहता हूं हम सभी मिल करके प्रेम, भाईचारा, बंधुता, समानता और न्याय आधारित समाज का निर्माण हो, उसके प्रयास कर रहे हैं। और ये बातें मैंने इसी कार्यक्रम में हर बार कही है, आज पुनः कहना चाहूंगा या मंचासीन अतिथि से सभी से कि हमारा ध्येय क्या होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जुर्म हो तो हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उसको न्याय दिलाने के लिए जुर्मकार को सलाखों के पीछे डालने के लिए आगे आए। मैं हमेशा कहा करता हूं जुर्मकार की कोई जाति नहीं होती, अपराध या शोषण करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। फिर क्या वजह है कि हम अपराधी को भी धर्म के चश्मे से देखते हैं, जाति के चश्मे से देखते हैं? और इस चश्मे को हम कब उतारेंगे? अगर हम अपराधी को सलाखों के पीछे डालने के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक साथ आ जाए तो आदरणीय बीजाराम जी ऐसे साहब या हम आंसू जी खड़े हैं, ये आयु ये मान लो, इन आयु का भी हेड़े खत्म हो जाएगा। इनके ऊपर भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आएगा। उनको पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग कहेंगे इसको सलाखों के पीछे डालो। जाट, बिश्नोई, हरिजन, राजपूत, ब्राह्मण, बनिए सारे मिलकर के करेंगे इस दुराचारी को सलाखों के पीछे डालो। तो इनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जिन जिन सेक्शन में मुकदमा बनता है उसमें दर्ज करके और उसको अरेस्ट करके डाल देंगे। मगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस भी पिस रही है और समुदाय भी पिस रहा है। और मजबूर होकर के चाहे उदाराम जी हो, चाहे लक्ष्मण जी वडेरा हो, या ऐसे बहुत सारे लोगों को धरने करने पड़ते हैं, प्रदर्शन करना पड़ता है, रैलियां करके शासन प्रशासन के सामने जाकर के अपील करनी पड़ती है कि इस अपराधी को पकड़ करके सलाखों के पीछे डालो। तब मजबूर होकर के उस भीड़ को या कहीं अनियंत्रित नहीं हो जाए, अनहोनी घटना नहीं हो जाए, तब जाके मुकदमे दर्ज होते हैं। ये कब हम इसको लागू करेंगे? क्या इस जयंती मनाना मात्र से सही हो जाएगा? क्या नहीं होगा साथियों। और आप सभी यहां से तय करके जाएं अपने आस पड़ोस में जो भी जुर्मकार हैं और उनके सहयोग देने वालों से कहेंगे साथियों इन्होंने जुर्म किया है, अगर आप भले हो, हमारे हितैषी हो तो हमारे साथ खड़े हो। और मैं रिपोर्ट उठा के कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कहता हूं, मैं काफी देर से वेट कर देखा था कि आदरणीय रूप सिंह जी राठौर साहब यहाँ आएंगे, लेकिन नहीं थे तो मैं चिंतित था। मैंने कहा मैं बात किससे करूंगी? मैं मुख्य रूप से इनसे बात करने के लिए हर बार करता हूं और इन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही हमेशा स्वीकार किया है और सार्वजनिक मंचों में वक्त बेवक्त चर्चा भी करते हैं। आदरणीय रूप सिंह जी राठौर से ही चाहूंगा कि पिछले जब से मुझे संज्ञान में आया और मैंने कुछ बोलना समझना सीखा है, किसी को देख करके समझने लगा हूं, उस दिन से मैंने रिकॉर्ड उठा के देखा है। विशेषकर बाड़मेर की बात करूं और सिर्फ मेरे आदिवासी बीएल समुदाय की बात करूं तो उसमें जो जुर्म हो रहे हैं, उन जुर्मों में जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसमें 80 से 90% मुकदमे सारे राजपूतों के खिलाफ हो रहे हैं। और हम के जो जुर्म कर रहे हैं वो सब राजपूत ही है सबसे ज्यादा। मैंने आदरणीय रूप सिंह जी से पहले भी कहा था कि आप अपने परिवार में किसी प्रकार का छूत अछूतपन नहीं रखते। आपके यहाँ रसोई करने वाले भी भील है, ऐसा आपने कई प्रोग्रामों में जिक्र किया था। तो मैंने कहा था कि आपके तो परिवार में किया है, लेकिन अपने समुदाय को भी समझाया जाकर के कहीं ना कहीं उनमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही की घटना है, बागोड़ा जानवर की घटना हुई, वहां पर एक भील द्वारा होली के अंदर रखे जाने वाले पात्र को टच कर दिया गया और वहां पर राजपूतों ने उसको सरेराह लेकर के इतना बुरी तरह से मारपीट किया और उसका वीडियो बना करके वायरल किया।
और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े। हाल ही में हमारे बालोतरा के मेवा नगर की घटना है। घटना क्या हुई, एक आदिवासी भील बच्चे के साथ में कुछ तथाकथित स्वर्ण लोगों ने बेरहमी से मारपीट की, महिलाएं भी साथ में, वो वीडियो बना हुआ है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और उन पर इतना प्रेशर था उन स्वर्ण लोगों का कि पुलिस को मजबूर होकर के उस पीटने वाले जिनके शरीर पे खरोंच आ रखी, खून से शर्ट हो रखा है, गालों पे घाव है, और उसी को ले जाकर के शांति बिगाड़ने के आरोप में उसको 151 के तहत गिरफ्तार करके चौकी में रखा जाता है। 3 दिन तक प्रयास करने के बाद में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता तो पुनः ही लक्ष्मण जी वडेरा हो या उदयराम जी हो या हमारे आदरणीय भूराराम जी महाबार हो और युवा साथी मिलकर के एसपी से मिलने आते हैं, कहते हैं साहब हमारे साथ ऐसा जुर्म और मुकदमा दर्ज करो। 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज होता है। ये अभी की घटना है। लक्ष्मण जी वडेरा बैठे, इन्होंने भी अभी एसपी से मिले थे। उस रूसित प्रकरण में ऐसा क्या बात हुई कि तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? शासन प्रशासन भी कहां मजबूर है, कहां लाचार और बेबस है कि वो मुकदमा दर्ज करने से भी डरता है। ये हालातें क्यों है? आज भी संविधान लागू हुए 75 साल होने के बाद भी ऐसी हालातें क्यों है? और इनको कौन बदलेगा? हम सभी बदलेंगे। कहां से बदलेंगे? अपने यहीं से शुरुआत करिएगा। कैसे करोगे? गुलामी से बाहर आना होगा। गुलामी कैसी है? लोग कहते हैं आज तो गुलामी है ही नहीं। मैं कहता हूँ आज भी गुलामी है। प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अपने इसी गांव में, तेदू शहर, नवातला, अड़ोसी पड़ोसी सारे गांवों में बताऊंगा। बस हम अभी गया है, तमाम राजपूतों की यहाँ खेती बाड़ी होती है, वैसी भीलों की भी होती है, मेघवालों की भी होती, सभी की होती है। किसी भी मेघवाल के या किसी भी भील के या किसी राजपूत को लाशी आते हुए देखा क्या? अपने खेतों में गुआर तो फटता है, अपने लाशी क्यों नहीं आते? वो हमारे दादा परदादा ने था उम्र उनके लाशी पे दी और आज हमारे भी माए थे वो भी हमको लाशी पा दे रहे हैं। फिर क्या वजह है कि आप हमारे लाशी क्यों नहीं आते? ये गुलामी है क्या है? आदरणीय रूप सिंह जी के पोते की शादी है और हम लोग कहते हैं कि हमारे पोतिया बंद है, 7 दिन पहले जाएंगे, उनके तमाम जगह से कार्ड बांधने का काम हम करेंगे, उनके यहाँ लकड़ियां चीरने का काम हम करेंगे, सारा काम काज हम करेंगे और शादी निपटने के बाद घर आ जाएंगे। क्या हमारे घर में शादी होती है तो इनके पाहुने, इनके जो युवराज लोग हमारे घर पे आगे लकड़ियां काटने का काम करते हैं क्या? क्या हमारे कार्ड बांधने का काम करते हैं? क्यों नहीं कर रहे ऐसा? ये दोगुना व्यवहार कब खत्म होगा? जब हम जागेंगे तब। और इनको जगाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे महापुरुष ने ऐसी बातें कही थी, चाहे वो कबीरदास जी उन्होंने वाणी में कहा हो, संत रैदास हो, बिरसा मुंडा हो या ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, उन सारों ने ऐसे ही प्रयास किए थे। और कोई ना कोई तो आगे आकर के प्रयास करेगा, तभी तो सेवा समाज जगेगा। मैं आपसे विनम्र अपील करना चाहूंगा कि अपने आसपास में ऐसा माहौल बनाए कि हम कहीं से भी मानसिक गुलाम नजर नहीं आए। हम स्वाभिमान से जीना सीखें और ये स्वाभिमान हमको संविधान देता है। आप करके तो देखें। अभी ये नवातला और देदूसर की बात कर लो, हाल ही में लामड़ा प्रकरण और उसी से जुड़ा बताऊंगा। आदरणीय फतेह खान जी, अपने नवातला में आप देख लीजिएगा, देदूसर में देख लीजिएगा, हर गांव में देखिएगा। ये मेन सड़क जा रही है, इस सड़क के दोनों तरफ चाहे भीलों की बस्ती हो चाहे मेघवालों की बस्ती हो, लेकिन मेन के रोड के लगती हुई जमीन पर कब्जा तथा कथित स्वर्ण वर्ग का होगा। क्या उस जमीन पे इस गरीब मेघवाल का कब्जा नहीं हो सकता? क्या इसकी दुकान नहीं लग सकती? क्या उस भीलों की दुकान नहीं लग सकती? ऐसा क्यों है? वो जमीन पूछते भी तो उनकी नहीं है ना। आबादी भूमि है, जितना अधिकार राजपूतों का उतना तो भीलों का भी है ना। नवातला में देखिए, स्कूल के सामने सामने रोड की साइड सारे भीलों और मेघवालों के घर है, लेकिन मेन रोड पे कब्जा राजपूतों का है। क्या कभी राजपूतों ने सोचा कि आप गरीब हमारे हितैषी हो, जिंदगी भर तुमने हमारा जो है सेवा चाकरी की है और हमारा तो इतिहास गवाह है, आप राजपूतों का इतिहास उठा करके दीजिए कि हमने तो हमारे सर कटवाए राजपूतों के लिए। आदिवासियों ने हजारों जगह पर आपकी बहन बेटी की रक्षा की खातिर, इस मातृभूमि की रक्षा की खातिर अपना जीवन बलिदान दिया है। ये मैंने इतिहास कहता है। फिर क्या वजह है कि इन भीलों पर रेम नहीं आता? भीलों को तो घिसका करके उस मेन रोड पर राजपूत कब्जा किए जा रहे हैं। हम कब, जामन सिंह जी, अपन कब पहल करेंगे? ये विचारणीय बिंदु है, हकीकत बता रहा हूं। और आप लोग ये विचार करें जयकुमार सिंह जी अपने अपने एरिया में कि इनका बेचारों का क्या कसूर है कि हम इनको धकेल करके दूर कर रहे हैं। यहाँ पे कब्जा तो हमारा होना चाहिए ना, क्यों नहीं करने दे रहे हो? आपकी समस्या कब खत्म होगी? आपका ये अत्याचार और शोषण कब खत्म होगा? और जब तक खत्म नहीं होगा, प्रेम और भाईचारा कभी पैदा नहीं होगा।
आओ हम सब मिलकर के इस प्रोग्राम में ये पढ़ लेकर के जाएं। आज के बाद हर भील हमारा भाई होगा, हर मेवाल हमारा भाई होगा, और जितना इनका हक बनेगा उतना हम इनको दिलाएंगे। ये शपथ लेकर के जाए, तब तो इस जयंती की सार्थकता है। आपको यहाँ बैठ करके मान सम्मान अर्जित करने का सौभाग्य हमको जो मिला है उसकी सार्थकता है। वरना तो जयंतियां मना लेना, बहुत अच्छे भाषण दिए फलाने ने, तालियां बटोरेंगे, 2 दिन याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं को भी बोलना है। मैं हर वक्त जो ये बातें कहा करता हूँ, और मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि बाबा साहब ने हमको कहा था कि तार्किक बने, तर्क वितर्क करें, सही और गलत को पहचाने, और पहचान करके सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें। जब तक नहीं सीखते हो तब तक कोई उपयोगिता नहीं है इस जयंतियों की। जब भी आपको मौका मिले वह मुखर होकर के, निडर बेखौफ होकर के आप सही को सही और गलत को गलत कहें। और ये वादा कौन रखेगा? जो निस्वार्थी होगा। स्वार्थी आदमी कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-4 वोट नहीं कट जाए। किसी को वोटों की राजनीति का स्वार्थ होगा, और किसी को ये भी लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिशनरी मैंने देखे हैं, हमारे महापुरुषों ने तो अपने घर बर्बाद कर दिए थे, बिना पैसों के समाज के अंदर प्रचार प्रसार किया। लेकिन कुछ लोग पैसों की खातिर प्रचार प्रसार करते हैं। हम विचारधारा फैला रहे हैं ना, पैसा ला करके विचारधारा नहीं फैला रहे, वो धंधा खोल रखा है, इसलिए भी नहीं कहेंगे। कुछ लोग हवा देख करके, मौसम देख करके, लोग देख करके बातें करते हैं, जैसे लोग वैसी बातें करते हैं, लेकिन वह सच्चे समाज के हितैषी नहीं हो सकते जो माहौल देख करके या अपने कहीं ना कहीं स्वार्थ देख करके बातें करें। और ये मैं विशेषकर हमारे पढ़े लिखे वर्ग से आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम लोग अपने सोए समाज को जगाएं, उनको मुखर करें, उनके अंदर एक जानकारी पैदा करें, उनको दिमाग जानकारी से भरें, और जो जितना ज्यादा जानकार होगा वो उतना ही अच्छे तरीके से बात रख पाएगा। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं अपनी बात को यहीं पर संक्षिप्त करते हुए अंत में मैं चाहूंगा पूरे मंच से और पूरे सदन से कि हम सभी मिलकर के प्रेम, भाईचारा, बंधुता, इंसानियत, मानवता कायम हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो एट्रोसिटी के एक्ट होते हैं, किसी के ऊपर जुर्म होते हैं तो मुफ्त में होते हैं, तो उसमें निष्पक्ष रह करके, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं, अगर उसने जुर्म किया तो उसके खिलाफ खड़े होकर के उसको सड़कों के पीछे डालने का काम करें, तो अपराधियों में खूब पैदा होगा, अपराधियों में डर पैदा होगा। बिजदार थाने का हाल ही का वाक्य है, बिजदार गांव का है, बिजदार गांव का, वहां पर पिछले साल भी हुआ। उन्होंने फोन किया, मैंने बड़ी मुश्किल से समझा कि भाईजान आसूराम जी इस बार भी हुआ, होली दहन को लेकर के एक जमीन है। आदरणीय रूप सिंह जी, मैं आपसे चाहूंगा, मैंने स्वरूप सिंह जी खारा से भी कहा था, उन्होंने भी कन्वेंस किया, थोड़ा बहुत मामला बैठा दिया था। एक जमीन है, वहां पर जो है होली का दहन को लेकर के विवाद हो रहा है। राजपूतों का कहना है कि ये जमीन हमारी है, यहाँ पर हम होली जलाते थे, और भीलों का कहना है कि हमने जब से यहाँ ये जो 4 दीवारी थोड़ी तारबंदी की और 1-2 कमरे बनाए, उसके बाद में इन्होंने यहाँ होली जलानी शुरू की। मैंने कहा ऐसे इसके पीछे वजह, तो उन्होंने कहा कि पहले ये बिल्कुल यूं ही पड़े थे, हमें पता चला कि आबादी भूमि है और बाकी लोग भी घर बनाए तो हम भी बनाए। उन्होंने वहाँ तारबंदी की और 2 कमरे बनाए, जैसे बनाए तो वहां से उन्होंने राजपूतों ने 4 साल से होली जलाना शुरू कर दिया। और पिछली बार विवाद हुआ, भीलों ने कहा कि इस 4 दीवारी के अंदर अंदर मत करो, बाहर आप होली जलाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो यही होली जलती थी, यही जलाएंगे। हम जो जब लड़ाई भारत पाकिस्तान अलग हुआ तब से आए हुए शरणार्थी हम यही जलाते थे। मैंने उनसे पूछा कि हकीकत क्या, हम ऐसे नहीं करेंगे, बुजुर्गों के बीच बैठ करके वार्तालाप करेंगे। तो उन्होंने कहा साहब बूढ़िया ना पूछ लो, पहला राजपूत आपने घरा को होली मनाता, 5-6 साल हुए बचे मनाना शुरू हुआ है। तो ये विवाद नहीं बने, अपने बीच का भाईचारा प्रेम खटास में नहीं पड़ी, फिर पुलिस को आकर के वहां उनको खदेड़ना पड़ता है। और मैंने वो वीडियो भी देखा है, एक वहां पर पुलिस वाले ने थोड़ी असभ्य लैंग्वेज करते उसको बोलने से बंद करवाया। आसूराम जी, आदरणीय बीजाराम जी, मैं आपसे भी चाहूंगा कि हमारा कोई बंदा जानकार होकर के बोलना सीख रहा तो उसको डांटे नहीं, वर्दी का रोब नहीं दिखाए। उस बंदे ने हिम्मत की आपसे सवाल करने की कि साहब इन राजपूतों का हमला हमारा क्यों नहीं है, और उसको एक बंदे ने आकर के गले से पकड़ा, वीडियो खत्म हो गया और उसने एक थप्पड़ मार करके उसको साइड में हटा दिया। ये हमें वर्दी ने नहीं हक नहीं दिया है। थोड़ा आप भी उनकी मजबूरी को समझें, किसी के दबाव में आकर के ऐसा काम नहीं करें, ये मैं आपसे अपील करूंगा, क्योंकि मैं खुद इसी वर्दी का आटा खा करके यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये पता है। इसलिए मैं आपसे यहाँ आशा करता हूँ कि हमारा बंदा चाहे वो अनपढ़ हो सकता है, गंवार हो सकता है, लेकिन बोलना सीखा है तो उसको बोलने दे और उसको सुने। यही हमें मिला है। पुलिस किस लिए बनी है? किसी पीड़ित, शोषित, वंचित को न्याय दिलाने के लिए बनी है, और उस पीड़ित, शोषित, वंचित की आवाज को सुनने का हक हमें मिला है। इसलिए आप उनको विनम्रता से सुने, ताकि उनको पता तो चले, हम बोलने से पहले कि चुप, तू कौन होता है बोलने वाला, ऐसे करके हम उसको अगर डांट देंगे तो ये तो पहले भी सारे दबे हुए तो है, तुम्हारा हिम्मत ही नहीं करेंगे बोलने की। और ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे इनको बोलना सिखाने के लिए। और ये कहाँ बोले? मंत्री संतरी के आगे बोले, कलेक्टर एसपी के आगे बोले, आप जैसा कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गया तो उनके सामने बोले। इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कहा था
इका दुका तैयार होता है और जैसे ही तैयार होकर के बेचारा बोलता है हम डांट करके उसको चुप करा देते हैं और ये प्रोसेस शुरू से ही चलता है। अगर किसी को बोलने से बंद कराना शुरू होता है तो वो बचपन से ही हो जाता है। कुछ दो माएँ होती है, मैं कई बार कहा करता हूँ, एक माँ है वो बहुत समझदार है, तो कोई छोटा छोटा बच्चा चंचल बच्चा होता पूछा कि मम्मा ये पंखा यूं घूम रहा है, यूं क्यों नहीं घूम रहा है, मम्मा ये हरा जो काला क्यों है, ये जो कौवा बैठा है काला क्यों है, सफेद क्यों नहीं, तो माँ उसको तार्किक जवाब देती है तो बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है। और दूसरी तरफ एक माँ आड़ू होती है, अज्ञानी होती है, वो एक बार डांट पड़ती, चुप तेरे क्या काम है इसमें, दूसरी बार तीसरी बार मारने के बाद चौथी बार बच्चा सवाल करना बंद कर देता है और जिंदगी भर उसका दिमाग धीरे धीरे सवाल करना तर्क वितर्क करना बंद कर देता है। तो ये प्रोसेस यहाँ भी लागू होती है, वो पूछना बोलना बंद कर देगा। तो मैं कुछ बातें अगर अखर गई हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन इस बात को दिल पे लेकर के इसको समझने का प्रयास करना, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करना। बाकी मैं किसी भी पंडाल में कभी भी कहता हूँ कि मेरी बातें आखिरें तो चिंतन करना, मनन करना, किसी के कानों को अगर बुरी लगे तो अपने कानों का ऑपरेशन करा देना, क्योंकि ये आवाज तो यूं ही चलती रहेगी, कभी रुकने वाली नहीं है। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया, मैं आयोजन कमेटी का दिल की अनंत गहराई से आभार शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये आशा और उम्मीद करता हूं कि इस मिशन को जारी रखोगे, गांव गांव ढाणी ढाणी लेकर के चलोगे। ये एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिनकी जयंती महीना भर चलती है, क्योंकि पिछले 1-2 तारीख से शुरू हो चुकी है, आज 10 तारीख है और 30 तारीख तक तो कार्यक्रम फिक्स हो रखे हैं, इन्विटेशन आ रखे हैं। ये जयंती चलती रहे और आप इस प्रकार की जयंती को मनाते रहें और मनाने के साथ में अपने जीवन में कुछ चीजों को उतारते रहें। मुझे जो यहाँ बुला करके मान सम्मान दिया उसके लिए आयोजन कमेटी सहित पूरे गांव वासियों का बहुत बहुत आभार, जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नखताराम जी ढींसा को। आप राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय मंच की आवाज बने हैं, पूरे देश की आवाज आप यहाँ बुलंद कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में